एक में इन्होंने कहा कि जिसने ये केस किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मगर घर घर ठाले जाएंगे, मेरा भी न चला कहाँ गया। कि आपके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, सिद्धू मूसेवाला की तरह आपके साथ कुछ बिल्कुल, हो आप सकता देखिए है। जिस तरह आप सिद्धू मूसेवाला का जिस तरह पीछा किया गया हमला करने से पहले, आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए और जो सीसीटीवी फुटेज मैंने प्रोवाइड करी है वो देखिए। गाजियाबाद में एलविश यादव के खिलाफ मुकदमा, हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ गुप्ता, जिन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, आपको कब लगा कि आपको और आपके भाई को कोई फॉलो कर रहा है? देखिए, ये चीजें लगातार जब हमारे संज्ञान में आती रही। इससे पहले जनवरी 2024 में भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जब कुछ लोगों ने हमारी गाड़ी रोककर हमसे पूछताछ की थी। तब भी हमें शक हुआ था और उस पर भी केस रजिस्टर्ड हुआ था। हालांकि तब हम कंफर्म नहीं थे, क्योंकि हमें लगा कि भाई इनके कोई सपोर्टर या कोई फैन या कुछ इस तरह के बच्चे हो सकते हैं जिस तरह के सपोर्टर हों, तो तब इस मामले को छोड़ दिया गया था। उसके बाद जब ये स्नेक वेनम की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो इन्होंने मीडिया चैनलों की कुछ एंकर्स थी, उनके लिए अपशब्द बोले, उनको गालियां दी। उससे पहले हम कभी मीडिया में सामने नहीं आए थे इस पूरे मामले को लेकर। जी। जब इन्होंने इस तरह से मीडिया पर्सन्स को अब्यूज करना शुरू करा, गालियां दी, तो मीडिया चैनल्स ने ही हमें अप्रोच किया कि अब आप सामने आइए, क्योंकि आपकी वजह से मीडिया चैनल्स को गाली पड़ रही है, आपके इस केस की वजह से आपको सामने आना होगा। तब हम लोग इस पूरे मामले में सामने आए थे। इन द मीनवाइल नोएडा पुलिस की जांच भी आगे बढ़ रही थी और नोएडा पुलिस ने भी हमें ये कहा था कि भाई हमने सारी जांच कर ली है और अब इस मामले में हम जल्दी गिरफ्तारियां करने वाले हैं जी। यही एक पैरेलल पिटीशन मेरी गुड़गांव के अंदर चल रही थी इस पूरे मामले में केस रजिस्ट्रेशन के लिए। वो भी मार्च की ही बात है, मार्च 2024 की। तो ये सारे मामले एक साथ थे। उसके बाद इन्होंने कई लगातार बैक टू बैक वीडियो डाले, जिसमें ये लोग पीपल फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, माननीय मेनका गांधी जी के लिए और हमारे लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। साथ में इंडियन मीडिया को गाली गलौज कर रहे थे, इंडियन मीडिया को रोस्ट कर रहे थे। मतलब इनके हौसले इतने बढ़ गए थे कि किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे। इनको ये लग रहा था कि सामने इसलिए नहीं आ रहे ताकि क्योंकि हमसे घबरा रहे हैं, हमसे डर रहे हैं। जी। तो इन्होंने फिर हमें और डराने या धमकाने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो लगातार ये हमें अब्यूज कर ही रहे थे, हमारी फोटोज निकालकर, वीडियोस निकालकर लगातार फर्जी वीडियो बना रहे थे। इनके जो कुछ यूट्यूबर इनके समर्थक हैं और जो इनके ही प्रॉक्सी चैनल्स हैं, ये लोग हमारी फर्जी वीडियोस बना रहे थे। फर्जी कहीं से भी वीडियो उठाकर हमारी वीडियो डाल रहे थे। उन वीडियो के संग छेड़खानी करके उनमें फर्जी आवाज डालकर, फर्जी स्क्रिप्ट लिखकर ये लोग वीडियो डाल रहे थे। आप देखेंगे यूट्यूब पे ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें हम लोग के ऊपर अनर्गल हजारों तरह के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में भी हम लोगों ने मानहानि का केस किया। हम लोग कोर्ट गए और फाइनली फिर इन लोगों ने एक वीडियो डाली जिसके अंदर ये कहा कि इन दोनों भाइयों को हम घर से उठा लेंगे। हालांकि उसके अंदर नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों भाइयों से आप समझ सकते हैं कि कौन है। बेशक उसके कितने भाई उठ के आ जाओ, कई भाई तो उठा भी देंगे, हम उठ के आ रहे हैं जो, उन्हें उठा भी देंगे। और हमारे भाई आ गए तो पता नहीं उन भाइयों को क्या होगा। उन्हें मजाक सेट के भाई, जो एक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसे साढ़े ने बहुत दिन तक देख रहा हूँ मैं, मगर घर घर ठाले जाएंगे, मेरा भी न चला कहाँ गया। इसे बेशक धमकी में ले लियो भाई। एक में इन्होंने कहा कि जिसने ये केस किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको एलविश यादव देख लेगा। तो ये सारी चीजें चेन से चेन जब रिलेट हो गई, उसके बाद हम लोग सामने आए मीडिया में। तब हमने ये सारे तथ्य रखे जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई। जी हाँ, 13 मई 2024 को एलविश यादव की टीम की एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आपने बताया था जिसका नंबर HR 0066 और एक और गाड़ी जो थी जिसको आप जैगवार बता रहे हैं HR 31R 0009 ये 11 मई 10 और 11 मई रात की बात है। ये 13 तारीख को हमारे संज्ञान में मामला आया था जब हमने पुलिस को ये सारी कंप्लेंट दी थी CCTV फुटेज के साथ। लेकिन इन CCTV फुटेज में कहीं उनका जो चेहरा स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा है, तो आप किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि उस गाड़ी में एलविश यादव या फिर लवकेश कटारिया ही? देखिए, जो भी मेरी सोसाइटी के गार्ड्स थे उन्होंने पहचाना गाड़ी में ये दोनों बैठे हुए थे, क्योंकि जो क्लोज जहाँ से इनकी एंट्री होती है वहाँ पर ये सारी वीडियो मौजूद है। ओके, आप ऐसा दावा तो वहाँ भी कर पर रहे ये हैं? लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए, अगर मेरी गाड़ी, मेरी पर्सनल गाड़ी कहीं पर है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी ही होगी ना। रही बात, हमने पुलिस को भी कहा इनकी CDR डिटेल निकल के आ जाएगी, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। देखिए, हमने एक आरोप लगाया है और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ
कि हमारा आरोप, हमारा दावा कहीं से भी 1% भी झूठा या गलत नहीं है। ये लोग, ये दोनों लड़के 8-10 लड़कों के साथ इन दोनों गाड़ियों में मौजूद थे, और ये चीज आप इनसे खुद कंफर्म करिए, ये खुद बताएंगे कि ये थे या नहीं थे। और देखिए आजकल बहुत एडवांस जमाना है, सीसीटीवी, हालांकि मेरे यहाँ तो हाई डेफिनेशन कैमरे हैं जिसमें ये क्लियर आ रहे हैं, लेकिन वो सब चीजें व्हाट्सएप पर और ट्रांसफर में कई बार क्लियर नहीं जा पाती, लेकिन हमने बिल्कुल क्लियर देखा है। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसमें ये एलविश यादव आगे बैठा हुआ था। जी, आपने एक दावा ये करा है कि उन गाड़ियों में ये दोनों थे, एक गाड़ी में लवकेश थे, एक में एलविश थे, लेकिन आपने एक दावा ये भी मैं करा आपको है बता देता हूँ कि मैं लवकेश कटारिया को नहीं जानता था। जी, मैं नहीं जानता कौन लवकेश कटारिया, लेकिन जब ये, क्योंकि ये इसके साथ था लगातार वीडियोस के अंदर, तो वहां पर हमने पहचाना कि लवकेश कटारिया। जो गाड़ियों के नंबर थे वो गाड़ियों की डिटेल्स निकाली गई, तो उसमें एक गाड़ी लवकेश कटारिया के नाम पर थी, पुरानी जैगवार। और मैं आपको ये कह रहा हूँ इस गाड़ी का नंबर भी फर्जी है। इस गाड़ी का नंबर एक स्कूटी के नंबर पर रजिस्टर्ड है, जिसकी जो कि हमने गाजियाबाद पुलिस को भी कहा कि डिटेल निकाली जाए। ये स्कूटी के नंबर कोई होंडा एक्टिवा स्कूटी है जिसके नंबर पे रजिस्टर्ड करके ये फर्जी तरीके से इस गाड़ी पर नंबर लगवाया गया है। तो वो सब चीजें निकल आएंगी, उसमें अब केस रजिस्टर्ड है तो जांच में आ जाएगा। एक दावा ये भी है कि एलविश यादव और उसके कुछ लोगों ने आपकी सोसाइटी में एक लड़की को एक फ्लैट दिलवाया ताकि वो आप पे निगरानी रखे, तो आपने क्या उस लड़की को देखा है? देखिए बिल्कुल देखा है। जब इन्होंने अपने वीडियो में भी उस लड़की की फोटो वीडियो डाली, और जब उसी लड़की ने मना करा इनकी फोटो खींचने के लिए। और उस, आपको ये भी बता देता हूँ, जब हमने पूरी जांच करी तो उस लड़की का कोई भाई है जो कि यहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और वो जेल भी गया है सोसाइटी के गार्ड्स के साथ मारपीट करने के इल्जाम में। ये क्रिमिनल हैं। और ये सब चीजें, जब सारी चीजें हमने सामने आई और सारी चीजें रिलेट करी, क्योंकि 7-8 महीने आप उस लड़की का नाम क्यों, उस लड़की का नाम क्यों नहीं ले रहे? जब तक ये सारी चीजें क्लियर ना हो जाए, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं मीडिया में किसी भी लड़की का नाम नहीं उछालना चाहूंगा। ये चीजें ये बताएं, क्योंकि देखिए मैं अभी भी ये कहता हूँ, हो सकता है कि वो जो लड़की या वो जो यूट्यूबर है वो इनकी जो पीछे की साजिश है उसको ना जानती हो सकता है ये उससे मिलने के बहाने उसको इन्होंने बोला हो, और वो इनके सेलिब्रिटी स्टेटस के लालच में आ गई हो, उसको ये ना पता हो कि ये हमें हार्म पहुंचाना चाहते हैं। ये कंडीशन है, मैं ये नहीं कह रहा, हालांकि 99% वो लड़की 100% जानती होगी, पूरी दुनिया जानती है। तो ये वो कैसे नहीं जानती है? जी, तो देखिए मैंने आपको बोला कि मैं एक कंडीशन रख रहा हूँ, ये कंडीशन हो सकती है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो एफआईआर हमने देखी है, पूरी एफआईआर पढ़ी हमने, उसमें एलविश यादव, लवकेश कटारिया, लक्ष्य कौशिक और 3-4 लोगों के खिलाफ और भी एफआईआर दर्ज हैं, तो आपको नहीं लगता सारे लड़के इस गाड़ी में थे? जी, आप ये सारे लड़के इन गाड़ियों में थे। सीसीटीवी फुटेज में सबका चेहरा विजिबल हो रहा है, आप सबका चेहरा देखा है जी। और आप ये देखिएगा, एक वीडियो जो 44 सेकंड का वीडियो है, मेरी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है जो कि नीचे रैंप से उतर रही है, और इन लोगों की दोनों गाड़ियां मेरी गाड़ियों पर नजर रखे हुई थी। जैसे ही मेरी गाड़ी फर्स्ट -1 बेसमेंट से निकली है, तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर इनकी दोनों गाड़ियां ऊपर चढ़ी हैं। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है रात को 2 बजे? आपने एफआईआर में ये भी बोला है कि आपके खिलाफ प्लानिंग हो रही है, सिद्धू मूसेवाला की तरह आपके साथ कुछ बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह आप सिद्धू मूसेवाला का जिस तरह पीछा किया गया हमला करने से पहले, आप वो सीसीटीवी फुटेज देखिए, और जो सीसीटीवी फुटेज मैंने प्रोवाइड करी है वो देखिए, आपको उन दोनों सीसीटीवी फुटेज में कोई फर्क नहीं लगेगा। आप देखिए, इसी तरह से जब सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी निकली थी घर से, तो इसी तरह 8-10 सेकंड बाद जो इस मामले में आरोपी थे, जो इस मामले में जिन्होंने हमला किया था, हमलावर थे, उनकी भी गाड़ियां इसी तरह निकली थी। अच्छा, अब हो सकता है ये उस दिन हमला करने की नीयत से आए हों, लेकिन क्योंकि हमारे जो पुलिस सुरक्षा कर्मी है वो हमेशा सोसाइटी में ही रहते हैं। जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी हमें मिली हुई है दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर, वो 24 घंटे की है और वो हमेशा सोसाइटी में रहते हैं। तो हो सकता है इस वजह से इनकी हिम्मत ना पड़ी हो। और उस समय, जिस समय मेरी गाड़ी आई है, उस समय मेरी गाड़ी में पीएसओ था मेरे साथ, बावर्दी पीएसओ था, इसलिए इनकी हिम्मत ना पड़ी हो पुलिस को देखकर। नहीं तो हो सकता है उस दिन ही हमला करने की नीयत से ही आए हों, लेकिन पुलिस को देखकर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। जी हाँ, अब एलविश के खिलाफ तो रिपोर्ट दर्ज हो गई है कोर्ट के आदेश पर। कैसे कार्रवाई आप करवाएंगे, क्या क्या सबूत आप पेश करेंगे पुलिस को देने के लिए, और न्यायालय में स्पष्ट तौर पर क्या उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा? देखिए, हमने कोर्ट में सारे तथ्य रखे, सारी चीजें बताई, सारी चीजें दिखाई,
हमने वो वीडियो भी दिखाया जिसमें ये धमकी दे रहा था, हमने वो वीडियो भी दिखाया जिसमें ये कहता नजर आ रहा था कि जिसने ये केस करा उसको एलविश यादव देखेगा, और हमने फिर वो सारी सीसीटीवी फुटेज भी रखी। तो सारी चीजों को आधार मानते हुए कोर्ट ने आदेश दिया, क्योंकि एक चीज हमने कोर्ट को भी कहा कि देखिए सीडीआर निकलवाने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की है, वो पुलिस करे। मामला पुलिस ने भी हमें मना नहीं करा कि कार्रवाई नहीं करेंगे, पुलिस केवल जुरिडिक्शन में फंसी रही। नोएडा पुलिस गाजियाबाद पुलिस पे डालती रही, गाजियाबाद पुलिस नोएडा पुलिस पे डालती रही, और दोनों एक दूसरे पर टालते रहे और मामला लंबित रहा। इसी बीच हम लोग तुरंत डिस्ट्रिक्ट जज नोएडा से मिले, हमने उन्हें सारी चीजें बताई, और सुप्रीम कोर्ट की विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत हम लोगों ने नोएडा के डिस्ट्रिक्ट जज को एक आवेदन दिया। उन्होंने उस पर विचार करा, बाकायदा उसके अंदर नोएडा के एडीएम, एसडीएम, नोएडा के डीसीपी सबको बुलाया डिस्ट्रिक्ट जज ने, और हमें भी बुलाया, और उसमें मीटिंग हुई। और नोएडा के डिस्ट्रिक्ट जज ने नोएडा पुलिस को ये आदेश दिया कि जब भी हम नोएडा आएंगे इस पूरे मामले से संबंधित किसी भी मामले में, तो हमें पूरी पुलिस सुरक्षा के साथ लाया जाएगा। दूसरी बात, गाजियाबाद पुलिस को भी उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि गौरव और सौरभ गुप्ता को तुरंत पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हालांकि उस आदेश का पालन गाजियाबाद पुलिस ने 2 महीने बाद किया, लेकिन किया। तो डिस्ट्रिक्ट जज ने ही हमसे कहा कि ये जो पूरा मामला है ये गाजियाबाद का बनता है, आप गाजियाबाद पुलिस को बोलिए कि केस रजिस्टर्ड करें, क्योंकि नोएडा डिस्ट्रिक्ट जज के जुडिक्शन में नहीं था, और अगर वो नहीं करते तो आप कोर्ट जाइए। तो हम तुरंत ही इस पूरे मामले में कोर्ट का हमने रुख करा, गाजियाबाद कोर्ट का, और गाजियाबाद कोर्ट ने इस पूरे मामले में, क्योंकि आप जानते हैं 2-3 महीने हड़ताल रही, वरना ये मामला बहुत पहले ही दर्ज हो जाता, और उसके बाद अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको क्या लगता है कि अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो इससे आपको जस्टिस मिल जाएगा? देखिए, अभी ये एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस इसमें जांच करे। हमारा कहीं भी किसी भी तरह से, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है किसी से, हम नहीं चाहते कि हमने जब ये नोएडा स्नेक वेनम केस का खुलासा करा तब हम ये भी नहीं जानते थे कि कौन एलविश यादव, कौन यूट्यूबर, तो हम नहीं जानते थे। लेकिन जब ये सारा मामला जब ये खुलकर सामने आता गया तभी हम भी इन सब चीजों को तभी जाने। हमारे लिए ये रूटीन वर्क है। आप गूगल करके देख लीजिए, हजारों ऐसी चीजें हैं जो हमने इससे पहले बहुत बड़े बड़े खुलासे भी करे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये एक पहला केस था हमारे लिए। पीपल फॉर एनिमल्स देश की सबसे बड़ी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसको माननीय मेनका गांधी जी हेड करती हैं। और इसके अंदर रेड और एनफोर्समेंट को मैं और गौरव गुप्ता जो मेरे ब्रदर हैं, हम दोनों हेड करते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो हम लोगों ने अब तक करे हैं। बहुत सी PIL ऐसी हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जो हमारी हैं एनिमल्स वेलफेयर को लेकर। तो जी ऐसा नहीं है कि सौरभ जी, एक सवाल मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस वक्त नोएडा से एलविश यादव को बेल मिली थी, तब उस वक्त एक कंडीशन रखी गई थी कि आप गवाहों को किसी तरह की हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उनको कोई धमकी नहीं देगा, ना डराएगा। लेकिन अब यहाँ पे वो धमकी का भी मामला आ चुका है और डराने का भी मामला आ चुका है। तो क्या आप कोर्ट जाएंगे और उनकी बेल को कैंसिल करवाएंगे? देखिए, निसंदेह ही जो भी कानूनी रास्ते होंगे वो हम अपनाएंगे, और इसके अंदर कानूनी रास्ता ये है, क्योंकि बेल जब मिलती है तो कंडीशनल बेल होती है, और वो भी इतने बड़े केस में जब आपको बेल मिली है और उसके बाद आप इस तरह की इलीगल गतिविधि कर रहे हैं, तो हमारे पास तो अब हमें तो, क्योंकि नोएडा जिला जज साहब को भी हमने ये सारी चीजें बताई थी, और अब हम जिस कोर्ट से इनको बेल मिली है उस कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाएंगे, और उससे हायर कोर्ट में भी जाएंगे इनकी बेल कैंसिलेशन के लिए। मैं अब आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एलविश और लवकेश आपसे बात करते हैं और मतलब आपसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप ये एफआईआर वापस ले लेंगे या फिर कार्रवाई बरकरार रखेंगे? देखिए जी, ये केस मेरा निजी केस नहीं है, ये केस सरकार का केस है, जिसके अंदर मैं और गौरव गुप्ता जी गवाह हैं। यहाँ वापस लेने या केस दर्ज कराने, ये कोई झगड़े का केस नहीं है जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो। देखिए, ये झगड़े का केस नहीं है जो कि कॉम्प्रोमाइज में हो जाएगा। इसके अंदर क्लियर तथ्य हैं। इसके अंदर मेरे और गौरव गुप्ता जी के अलावा भी बहुत गवाह हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें गवाह है, नोएडा पुलिस इसके अंदर गवाह है। ये कोई एक एजेंसी का केस नहीं है, ये पीपल फॉर एनिमल्स का केस नहीं है। ये केस यूपी सरकार का है, ये केस नोएडा पुलिस का है, ये केस नोएडा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो इसके अंदर ये कहीं से भी कंडीशन नहीं हो सकती। जो चीजें क्लियर हैं वो क्लियर हैं। किसी के बात करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम काम कर रहे हैं वन्यजीव संरक्षण के लिए,
और वन्यजीव संरक्षण के तहत जो भी चीजें सामने आई उसके तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है जी। इसमें कोई ऐसी कोई और ये देखिए, ये कोई कार्रवाई नोएडा की तरफ से नहीं हुई, ये कार्रवाई गुड़गांव में भी हमने करवाई है। सबसे पहला केस तो गुड़गांव का ही था जब ये सारा मामला हमारे सामने आया। गुड़गांव में भी हमने पिटीशन डाली थी, गुड़गांव पुलिस ने इनको बचा लिया था। गुड़गांव पुलिस ने फर्जी एटीआर दर्ज करी थी, फर्जी एटीआर लगा के गुमराह किया था इनको बचाने की नीयत से। लेकिन हम उस पूरे मामले में कोर्ट गए, कोर्ट में हमने गुड़गांव पुलिस की एटीआर को चैलेंज करा। वहां पर पुलिस अधिकारियों की बोलने तक की हिम्मत नहीं हुई कोर्ट में, वो जवाब भी नहीं दे पाए और कोर्ट ने बहुत सख्ती के साथ इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए गुड़गांव पुलिस को आदेश दिया था और फटकार लगाई थी गुड़गांव पुलिस को जी। तब इसमें 3 महीने बाद केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो यही अब नोएडा पुलिस ने भी अपनी विस्तृत जांच करी है। क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब एलविश यादव को क्या आगे उन पे कार्रवाई हो? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर पे कार्रवाई की बात नहीं करता हूँ। कौन एलविश यादव कौन नहीं, ये मीडिया उसको बड़ा बना रही है। मेरी नजर में वो एक क्रिमिनल है, क्राइम करते हुए क्राइम उजागर हुआ, आरोपी है, प्रथम दृष्टया आरोपी है। उसके बाद नोएडा पुलिस ने एक मामले में विस्तृत जांच करके उसको आरोपी बनाया है। तो मेरी रंजिश किसी पर्टिकुलर से नहीं है, ना मैं जानता हूँ। मेरी नजर में ये नोएडा स्नेक वेनम केस है जिसको अंजाम तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। मैं और गौरव गुप्ता जी इसके अंदर मुख्य गवाह हैं और इसके अंदर हम लोग ठोक कर गवाही देंगे। जो भी तथ्य हमारे सामने है उसके तहत कहीं से भी हम लोग ना डरेंगे और ना हमें कोई हमारी राह से भटका सकता है किसी भी तरह से। तो ये बिल्कुल आप स्पष्ट समझ लीजिए। पूरे देश की मीडिया को, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को मैं ये बता देता हूँ कि इस पूरे मामले में गवाही होंगी। और आप ये देखिएगा, अगर आप हमारा रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो अब तक जितने भी केसेस हमने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज करवाए हैं उसका जो कन्विक्शन रेट है वो अब तक 30-40% है जी। हमने सभी केस तथ्यों के आधार पे कराए हैं, पक्के सबूतों के आधार पे कराए हैं। कोई भी केस ऐसा नहीं है जो कच्चे सबूतों पे। जब ये मामला हुआ था तब भी पूरे बहुत से लोगों ने कहा था कि इस मामले में एलविश यादव या किसी भी अन्य को फंसाया गया है या प्लांटेड है या जो भी है, इसीलिए हम लोग चुप रहे। हमने सारे सबूत जो मीडिया में नहीं दिए क्योंकि ये लोग बचाव ढूंढ लेते, हमने वो सारे सबूत नोएडा पुलिस को दिए। नोएडा पुलिस ने उन सबूतों के आधार पर चेन से चेन जोड़कर इसमें कार्रवाई करी है। नोएडा पुलिस ने सीडीआर डिटेल निकाली है, नोएडा पुलिस ने सारी चीजें करी हैं और उसके बाद नोएडा पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल करी है। नोएडा पुलिस ने इसके अंदर गिरफ्तारी करी है। पीएफए के हाथ में गिरफ्तारी करने की पावर नहीं है। पीएफए केवल प्रथम दृष्टया, देखिए हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है, हम उन संसाधनों के आधार पर ही कार्रवाई कर सकते हैं या कुछ दे सकते हैं। बाकी कार्रवाई करने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में काम करा, हमने केवल पुलिस की मदद करी है। तो हमारी कोई किसी से रंजिश या किसी से कोई वो नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं जानता तक नहीं था कौन एलविश यादव या कौन क्या, मैं नहीं जानता था। हो सकता है हमारे घर के बच्चे जानते हों पर मैं नहीं जानता था। पर जब ये सारी चीजें सामने आई हैं उसके बाद ही ये सब चीजें क्लियर हुई हैं। लेकिन जब इन्होंने हमें धमकी दी, अगर ये सोचते हैं कि धमकी देकर या गाड़ियों का पीछा कर ये हमें डरा लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है जो शायद अब इनके सामने भी आ गई होगी। अगर ये सोचते थे कि हम डर के बैठ जाएंगे घर में, तो ऐसा नहीं है। बस हमारा सोचना केवल ये था कि कल को हमारे बचाव में अगर हमारे सुरक्षाकर्मी कोई जवाबी कार्रवाई कर दें तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। या तो हम मारे जाएं, हम ये सोचते रहे कि ये हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, और ऐसे में अगर कोई हमारे ऊपर हमला कर दे तो फिर जिम्मेदार कौन हो। या फिर पहले से ही प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए हमारे पुलिस वाले कोई ऐसी कार्रवाई कर दें, तब कौन जिम्मेदार होगा। जी। तो ये चीजें इन्हें सोचनी होंगी। जी, धन्यवाद बहुत बहुत।